बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। एक ही दिन दो पाकिस्तान की इंतहाई अहम जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा जो है इसने बहुत से सवालात पैदा किए हैं कि अचानक सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसको ये क्या सूझी कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया है। और एक ये भी सवाल है कि क्या इस मौके पे ये जो मुतालबा है इससे ये तो नहीं लग रहा कि कोई अभी भी 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसको मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सियालकोट में एक वाक़या हुआ है। उस्मान डार साहब जो पहले तहरीक इंसाफ में शामिल थे और बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, उनके घर पे पुलिस ने रेड की और उसमें जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये जो वाक़या है इस पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने तशवीश का इज़हार किया। इस पर भी बाद में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब जनाब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, और नासिर हुसैन शाह साहब साबिक़ सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा अली ज़फ़र साहब कि आपको तो पता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसने क्या कहा है। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि इलेक्शन में सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड और मुसावी मौके फराहम किए जाएँ, इंतखाबी अमल में मुनसिफाना तरीक़ाकार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, और पाकिस्तान बार कौंसिल को इलेक्शन के तरीक़ाकार, हल्का बंदी और नशस्तों की तकसीम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्ज़ अमल पर सख्त तशवीश है। उनकी मौजूदगी में मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है उसे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के हर इकदाम की तौसीक करने की बजाय उसके तजादात का नोटिस ले, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी ऐसे ही बात की है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है, लिहाजा उन्हें घर जाना चाहिए। अब अली ज़फ़र साहब, आपको शायद याद हो कि पिछले साल जुलाई के महीने में, जुलाई 2022 में पंजाब असम्बली में आपकी पार्टी की तरफ से एक रेजोल्यूशन मंजूर की गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। तो ये 31 जुलाई 2022 को ये रेजोल्यूशन मंजूर हुई थी और इसमें उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था। और फिर उसके बाद ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने दो जो निगरान वज़रा हैं फवाद हसन फवाद और अहद चीमा साहब, इनकी तकर्री का नोटिस लिया और आज अहद चीमा साहब को काबीना से निकालने का हुक्म दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को भी हटाने का हुक्म दिया। जो साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती साहब, वो भी इनको हटाना चाहते थे लेकिन वो नहीं हटा सके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने वही मुतालबा किया है जो आपकी पार्टी माजी में कर चुकी है, लेकिन क्या आज जबकि अहद चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पार्टी इनका ताल्लुक एक पार्टी से है तो इनको निगरान काबीना से निकाल दिया जाए, तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो दो बयानात आए हैं इनको आप किस तरह देखते हैं? जी देखें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूशन का जहाँ तक है, मेरा नज़रिया तो ये है कि एक इंस्टीट्यूशन है, हमें उसकी इज़्ज़त बिल्कुल करनी चाहिए और जहाँ वो अपने जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर कोई बात करते हैं या कोई गलत फ़ैसला करते हैं वहाँ तक तनकीद भी करनी चाहिए। हमने की भी और करते आ रहे हैं। अभी हम बार बार देख रहे हैं कि जो उनके फ़ैसले हैं जो स्पेशली PTI के ख़िलाफ़ हैं, फ़ैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं, इसलिए हमने उनकी पूरी तनकीद भी की, अपीलें भी फ़ाइल की। लेकिन बहरहाल वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है इलेक्शन कराना। जो पंजाब बार पाकिस्तान बार काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आया है लेटर, वो अपनी मेरी नज़र में दुरुस्त है इन द सेंस कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, और जो नहीं मिल रही वो हद तक तनकीद दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है जो उनका मुतालबा है कि वो रिज़ाइन करें, उसकी टाइमिंग गलत है। अच्छा, टाइमिंग इसलिए गलत है कि वो अब इलेक्शन आने वाला है, 8 फरवरी है,
बहुत सारा काम करना है और हम कोई ऐसा इकदाम नहीं चाहते कि वो इलेक्शन को डिले करे। इसलिए वो डिमांड तो अपनी जगह है जायज़, उनका मुतालबा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे होते हुए नहीं नज़र आती। और दूसरी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कि एक इलेक्शन हम करा लें, इसमें कोई मज़ीद ऐसे रुकावट ना आए। अगर इलेक्शन कमीशन तब्दील होना होता है तो फिर वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ। तो मेरा ख़्याल है ये डिमांड की सियासी अहमियत तो बहुत है इस डिमांड की, लेकिन कानूनी कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती मुझे। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो मुतालबा किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ख़िलाफ़, और एक बयान में तो कहा गया इनको ओहदे से हटा दिया जाए, ये मुतालबा दुरुस्त है? जी, उनके इल्ज़ामात मुबहम हैं। अगर उनके पास कोई ठोस शवाहिद और सबूत थे तो जो तरीक़ेकार आइन और कानून में दर्ज है वो उनको लेकर आने चाहिए थे। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है। दूसरा, एक अगर मैं हक़ाइक़ की दुरुस्तगी कर दूं, जहां तक मेरे नॉलेज में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती थी वो जब 2020 में की गई वो 5 साल के लिए थी। तो लिहाजा उनकी जो मुद्दत है वो 2025 में, जनवरी 2025 में उनकी जो कानूनी मुद्दत है वो ख़त्म होगी। और दूसरा, ऑफ कोर्स, एक तारीखी आप उसे संगीनी कह लें कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इमरान खान साहब ने प्रपोज किया था बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो लिहाजा वो अब ये सारे मामलात हैं, लेकिन असल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्तिहान है वो तो आने वाला है। और 8 फरवरी के इंतखाबात में अब जो चंद हफ्ते रह गए हैं, उनमें तो अगर वहां में कोई जानिबदारी नजर आती है तो इश्यूज हैं, लेकिन उसके अलावा तो फिर जो राय है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। लेकिन अगर राय में वाकई वजन तभी आएगा अगर वो सबूत और शवाहिद के साथ बात करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, ये पहले ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की मुद्दत 3 साल थी, 18वीं तरमीम के बाद 5 साल हुई थी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे ज़हन में यही है कि उनको 5 साल के लिए तैयारी, वो असल में तो लिहाजा वो 2025 तक है चीफ इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी मेरे सामने है तो उसमें तो मुद्दत 3 साल लिखी हुई है, लेकिन वो मुझे बाद में याद आया कि 5 साल हो गई थी 18वीं तरमीम के बाद। जी। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, आप क्या मुतमिन हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी से? जो सुप्रीम कोर्ट बार ने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया, आप इसकी हिमायत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त इस तरह की कोई चेंज होना या दीगर चीज़ें हम समझते हैं कि ये इलेक्शन के अल्तवा का भी जवाज़ बन सकती हैं या कुछ और हो सकता है। मैं तो एक बात को तो खुले दिल से तस्लीम भी करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस एक्ट को कि जो इन्होंने अपील में गए, ये ख़ुद गए थे चीफ जस्टिस साहब के पास मिलने, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए पंजाब हाई कोर्ट की फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिससे ये मुमकिन हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसी दिन ये फ़ैसला दिया और ये इलेक्शन अब मुमकिन आ रहा है और शेड्यूल का भी अनाउंस हो गया। तो जहाँ हम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सलाम पेश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी वजह से मुमकिन नज़र आ रहे हैं इलेक्शन, वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस एक्ट को भी ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो ख़ुद गए थे चीफ जस्टिस साहब के पास और फिर उन्होंने अपील में गए। तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर फिर चेंज होता है, दूसरा चीज़ें होती हैं, तो वो सिलसिले कोई सही नज़र नहीं आएंगे। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने केपी के सारे जो केयर टेकर मिनिस्टर साहिबान थे उनको भी घर भेजा था। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, जो आइन है वो क्या कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो वो तो जो आर्टिकल 215 है उसमें ये लिखा हुआ है कि 209 के तहत हटाया जाएगा। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस जाता है तो उस तरह हटाया जाएगा। तो वो तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। तो ये जो हमारे जो दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, जिन्होंने मुतालबा किया कि इनको हटाया जाए, तो क्या उनको नहीं पता कि ये एक लंबा प्रोसेस है और ये हटाना बहुत मुश्किल है? और फ़र्ज़ करें कि अगर वो इस्तीफ़ा दे भी देते हैं, फ़र्ज़ करें,
तो 217 के तहत फिर वो जो एक कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा तो उसकी जगह पे भी जो तकर्री है वो किसी जज की होनी है। तो ये आपको लग रहा है कि ये कोई इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश भी हो सकती है? जी नहीं, मेरा ख्याल इलेक्शन मुलतवी कराने की नहीं। जैसा मैंने कहा कि मुझे नज़र आता है कि ये डिमांड में एक सियासी पहलू ज़रूर है और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई। वजह ये है कि वाकई ही जो एक ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे हर पॉलिटिकल पार्टी को, वो हमारी चार्टर और डिमांड भी गया था। उसके बावजूद उन्होंने उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया, बल्कि कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल चुप हैं। तो उस लिहाज से ये एक सियासी डिमांड ज़रूर है, लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्योंकि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आइन के तहत जिस तरह एक जज को हटाया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए, उसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी अगर हटाना हो तो वही एक तरीक़ेकार है। और रेजिग्नेशन तो मुझे नज़र नहीं आती किसी सूरत में। और जैसा मैंने तीसरी बात की कि ये अभी इस वक्त कोई इस किस्म का बुरहान या इस किस्म का कोई इशू हमें क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। हमें कंसंट्रेट करना चाहिए इलेक्शंस के ऊपर। आप देखें कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बल्कि 3 दिन से समाअत हो रही है बड़ी अहम केस की। एक सिंबल है जो PTI के पास बड़े अरसे से है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने को कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा भी लिए PTI ने, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवालात उठ रहे थे, ऐसे अजीब व गरीब सवालात, जिसकी वजह से फिर रेपुटेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको नुकसान पहुंचता है कि आप फरीक क्यों बन रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़। तो ये तासुर नहीं मेरा ख्याल है बढ़ना चाहिए, और ये तासुर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम सब का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी सारी स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमें मिल के काम करना है, ना कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ या इलेक्शन कमीशन किसी पर्टिकुलर पार्टी के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू कर दे जो कि बेबुनियाद इंक्वायरी है। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी ये एक इन प्रिंसिपल बात करनी पड़ी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। और बाकी जहाँ तक रेजिग्नेशन का ताल्लुक है, डिमांड्स का ताल्लुक है, वो शायद ज़्यादा मेरा ख्याल है आगे बढ़ गए। हो सकता है कि वो उनको उसे एक लम्हा पहले रुक जाना चाहिए था इस लेटर को, लेकिन उन्होंने डिमांड कर दी। उस डिमांड की लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन सियासी वैल्यू बहुत है। अच्छा खुर्रम साहब, ये आपके ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि आहद चीमा साहब जो हैं उनको निगरान काबीना से निकाल देना चाहिए, आपके ख्याल में ये दुरुस्त उन्होंने कहा है? जी देखिए, उनकी तफसीलात तो हमारे सामने नहीं है। गालिबन ये कहा गया कि उन्होंने अपने एहसास जाहिर नहीं किए। नहीं, वो उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में भी शामिल थे, तो इसलिए जी तो ठीक है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर एक मुकम्मल जिम्मेदारी आर्टिकल 218 के तहत है आइन के साफ शफाफ और जो करप्ट प्रैक्टिसेस है पाक इंतखाबात करवाने। और ये मैं आपके नाजरीन को बर्बादे करने है कि ये जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की नहीं है। निगरान हुकूमत सिर्फ एक मुआवन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। लिहाजा अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में इस तरह के इकदाम ले रहे हैं तो इससे इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें इजाफा होगा। अच्छा, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नाराज नहीं है? नहीं, देखिए, हमें इश्यूज उठे हैं वक्तन फवक्तन। हमें इश्यूज मसलन पूरे मुल्क में जो हल्का बंदियां हुई हैं उनमें हमें मंतक समझ नहीं आई कि जहां उन जिलों में भी जहां इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी में तब्दीली की है, ऐसी जगह पर भी जहां जिलों में कोई तादाद की तब्दीली नहीं थी नशिस्तों की, उसके बावजूद एक बहुत बड़ी जो है वो काट छांट करके तो नए हल्के बना दिए गए हैं। और पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद असल इशू ये है कि क्या सबके साथ बराबरी का सलूक हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो उनकी गैर जानिबदारी है वो कायम है। तो आज का जो इकदाम है उससे तो गैर जानिबदारी में इजाफा हुआ। अच्छा, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक वजाहत भी जारी की है कि उसने कहा है कि जी मीडिया पे जो कुछ खबरें चल रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िला में कोई इजाफी नशस्त पैदा की गई है, तो उनका आबाई हल्का NA 82 ज़िला सरगोदा में है और इस ज़िला में कोई इजाफी नशस्त पैदा नहीं की गई। अलबत्ता कमीशन किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए
इजाफी नशस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। मज़ीद यह कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। ये शायद वो जो आज बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि जी उन्होंने जेलम में 2 हल्के बना दिए हैं, तो वो कह रहे हैं जी मेरा हल्का जेलम नहीं है, मेरा हल्का जो है वो सरगोदा है। अच्छा नासिर जी आप एक मेरी साहब अगर इजाजत दे दें आप, इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी पाकिस्तान के दूसरे इदारों की तरह अब मीडिया के सामने अपने हकायक रखने में ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे वैसे वैसे इस डिसइंफॉर्मेशन में, गलत खबरों में, झूठ में इजाफा होगा। तो लिहाजा उन्होंने आज अच्छा काम किया कि उन्होंने बराह रास्त और फौरी वजाहत दे दी। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, ये जो अभी अली जफर साहब ने भी बात की और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का उनका इंतखाबी निशान है वो छीनना चाहता है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो क्या आपके ख्याल में ये दुरुस्त होगा? जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल साहब ये बात कह चुके हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो। वो जिसका ये मतलब ले लिया गया कि पीपल्स पार्टी कोई अपने लिए ही कोई फेवर मांग रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने सबकी बात की और हम ये हमारा स्टांस है कि पीटीआई को इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और उनका निशान भी वही होना चाहिए। हम इस से गुजर चुके हैं। आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी पे भी पाबंदी लगी, 4P फिर बनाई गई, फिर तलवार से तीर निशान लिया गया। तो ये वो प्रोसेस, ये वो चीज़ें ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये मैदान में फ़ैसले हों और लोगों को इसका मौका मिलना चाहिए कि वो अपना फ़ैसला करें। तो हमारा मुकम्मल तौर पर ये है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए और उनका निशान जो है वो भी हो। ये इलेक्शन पे इतनी इनकी बहस होती है कि जी इलेक्शन ये इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, इनके सब लोग नाराज़ हैं और वो जो पीपल्स पार्टी से लोग ले आए वो बैरिस्टर साहब की बात करते हैं। तो ये ऐसे ही मफरूज़े हैं। भाई अगर इलेक्शन का नुकसान इनको होगा तो होने दें, जो लोग हमें उससे क्या। और फिर जी वो पीपल्स पार्टी जो है उसका बंदा आ गया, तो जब वो मखदूम जावेद हाशमी साहब आए थे, वो तो PMLN के बहुत बड़े रहनुमा थे, तब तो किसी ने नहीं कहा था कि PMLN ने वो उस पर कंट्रोल कर लिया है। तो भाई अगर नुकसान होता है पीटीआई को अपने वर्करों से, अपने वोटरों से, तो होने दें, हमें उससे क्या लेना देना। बिल्कुल ठीक। हमें क्यों उसके लिए इतनी सर खपाएं। अच्छा अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं जी, ये जो सियालकोट में एक वाक़या पेश आया है, इस तरह का वाक़या पहले भी उस्मान डार साहब के घर में ये पेश आया था। तो अब उनकी जो वालदा हैं उन्होंने एक तवील एक बयान जारी किया। पूरा बयान तो मैं आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन ज़रा सुन ले, आपको एहसास होगा कि मामला कितनी संगीन नौयत का है। घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। ख्वाजा आसफ मेरा चैलेंज है, मैदान में आओ, हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा अब इस वाक़े के बारे में जो सियालकोट पुलिस है वो कह रही है जी ये झूठा वाक़या है। सियालकोट पुलिस के जो इंचार्ज हैं उनका भी हम आपको मौक़िफ़ सुनवा देंगे। लेकिन जो उस्मान डार साहब ने इस पुलिस की रेड के दौरान उनके घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसकी कुछ ऑडियो लीक की है। तो इस ऑडियो लीक में उनकी वालदा और घर की ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो किस किस्म की बात कर रहे हैं और चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं, ज़रा ये आप सुन लें ज़रा। हम लोगों ने क्या जुर्म किया है? मर्द कोई नहीं, हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? सोने तुसी मेरे बेटे हो, मेरा पुत्रा, मेरी पहले सोना था, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। वो देखो मेरा छोटा सा बच्चा तोड़ा, देखो दरवाजे तोड़ रहे हैं। भैया बहुत जोर से बात करे, छोटे से बच्चे की बात। अब ये जो ऑडियो है इसमें आप वाज़ेह तौर पे सुन सकते हैं कि उस्मान डार साहब की वालदा जो हैं वो जो पुलिस वाले उनके घर में घुसे हुए हैं उनके साथ आराम से बात करने की कोशिश कर रही हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाजे तोड़ रहे हैं। और एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 6 साल है, जो कि उस्मान डार साहब का बेटा है, वो उस पर भी तशद्दुद कर रहे हैं और बच्चा भी
चीखो पुकार कर रहा है। लेकिन जो सियालकोट पुलिस के DPO साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख़वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीज़ी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपने कह दिया कि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो कुछ और ही कहानी आ रही है। और उस्मान डार साहब जो कि पहले मुनहरफ हो गए थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ गए थे, सियासत भी उन्होंने छोड़ दी थी, आज उन्होंने इस वाक़े के बाद क्या कहा है, ज़रा सुनें। मैं मुखातब हूं बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। अब ये जो सारा जो वाक़या हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी डाल दी गई है ख्वाजा आसिफ साहब पे। ख्वाजा आसिफ साहब जो साबिक वज़ीर दफ़ा हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स के ज़रिए अपना मौक़िफ़ जो है उसमें ये कहा है कि जो शख्स TV पे बैठ के उस लीडर के ख़िलाफ़ गवाह बन जाए जिसकी खुशामद में कुफ्र की हदूद को छू जाता था, उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूँ। तो उन्होंने इसकी तरदीद किया है। लेकिन एक और ट्वीट में वो कहते हैं कि 9 मई को उस्मान डार साहब जो किरदार अदा किया उसके बाद वो रुपोश हो गए थे, इसका मलबा भी मुझ पे डाल दें। फिर पकड़े गए, फिर TV पे उन्होंने पछतावे का इजहार किया, माफ़ी मांगी, अपने लीडर पे जो इल्ज़ामात लगाए उसका मलबा भी मेरे पे डाल दें। अगर ख़ुद किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो इसका बोझ प्लीज़ मुझ पे ना डालें। उनसे दरख्वास्त है कि इज़्ज़तदार लोग अपने सियासी ड्रामों में वालदा जैसी अजीम हस्ती को इस्तेमाल नहीं करते। काफ़ी लंबी ट्वीट है उनकी, वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन ये ख्वाजा साहब ने करवाया नहीं करवाया ये एक दूसरी बहस है। लेकिन पुलिस जो है वो उस्मान डार साहब के घर में बाकायदा घुसी, रेड के नाम पे दरवाजे तोड़े और उसके सबूत जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। क्या इस किस्म का जो सियासी कल्चर है और इस किस्म के जो सियासी वाक़यात हैं उसकी मौजूदगी में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि 8 फरवरी को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन मुनक्कद होगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। अली ज़फ़र साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस्मान डार साहब की तरफ से, उनकी वालदा की तरफ से, कि ये सारा कुछ जो भी हुआ है, पुलिस ने जो भी किया है उनके घर में घुस के, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने करवाया है। आपके ख्याल में क्या ख्वाजा आसिफ साहब को इससे कोई फ़ायदा हो सकता है? जी देखें, जो वाक़या तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कुछ वाक़या हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कानून के मुताबिक और फिर पता चलेगा कि कौन इसमें मुलव्वस है या नहीं। लेकिन इसमें कोई आप इस वाक़ये को अगर देखें तो इसको आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसे वाक़यात अभी हमने रीसेंट अपने माजी में, रीसेंट माजी से मेरी मुराद पिछले कुछ चंद माह में बार बार देखे हैं। ये बार बार TV पे आए हैं, उसकी ऑडियो टेप्स भी बनी हैं, वीडियो टेप्स भी बनी हैं, लेकिन कोई एक्शन किसी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। तो ये बढ़ते जा रहे हैं और अब हो सकता है इसमें लोग खुद ही अब कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और इस तरह की हरकतें हो रही हैं जो आप नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये इसकी मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ इस वाक़ये की, और मैं तो ये डिमांड करूँगा कि कोई ना कोई तहकीकात हों। इलेक्शंस हमारे आ रहे हैं फरवरी में, इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और ख़दशा ये है कि बढ़ते जाएंगे। ये तो मैं ज़रूर आपको कंफर्म कर सकता हूँ एक बात, और वो ये कि जो PTI के सीनियर लीडर्स हैं, जो सियासी लीडर हैं पार्टी के, वो तो बहुत सारे रूपोश हैं या उनके ख़िलाफ़ मुकदमे हैं और वो जेल में हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन जो हैं पार्टी के। तो उससे तो आपको नज़र आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो ऑलरेडी इलेक्शन की नहीं मिल रही PTI को और इसकी लीडर्स को। लेकिन इसके बावजूद एक हमने बड़ा क्लियर फ़ैसला किया हुआ है और उस फैसले पे हम कायम हैं, और वो ये है कि हमने इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना। जिस तरह का भी इलेक्शन, जो भी इसकी इस वक्त मुश्किलात हैं, उनका सामना करना है, और 8 जो फरवरी है उसकी डेट को किसी तरह भी डीरेल नहीं होने देना। अच्छा, 8 फरवरी को इलेक्शंस कराने हैं, उसमें हिस्सा भी भरपूर लेना है, और जिस तरह भी लेना है
उसकी भी स्ट्रेटजीज़ हैं। सिंबल का इशू चल रहा है, उसके अलावा अगर सिंबल का कोई इशू आता है जिसमें मसला हो, उसकी स्ट्रेटजी बी भी है। स्ट्रेटजी बी भी कायम अगर कामयाब नहीं होती तो अच्छा, एक सवाल है मेरा, लेकिन हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेना। एक सवाल है कि ये जो लोग पीटीआई छोड़ के चले गए थे तो अब वो वापस आना चाहते हैं। बहुत से पीटीआई के रहनुमा हमें बता रहे हैं कि जी वो वापस आना चाहते हैं, और लग ये रहा है कि उस्मान डार साहब जिन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया था, आज तो वो दोबारा सियासत में आ गए हैं। तो उनकी वालदा अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या तहरीक इंसाफ उनको टिकट देगी? जी देखिए, अभी तक जो मेरी बात हुई है और जो मुझे इल्म है और सीनियर लोगों से भी जो बात हुई है, चेयरमैन साहब से भी बात हुई है जेल में, तो उससे तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है जो मेरे तक पहुंचा है कि जो माजी में छोड़ गए उनको तो टिकट नहीं मिलेंगे, और जो लोग खड़े रहे इस मुश्किल वक्त पे उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अब ये पॉलिसी चेंज होती है या नहीं होती इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो यही बड़ी क्लियर पॉलिसी है। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो वाक़या हुआ है, इस पॉलिसी को देखते हुए तो नहीं लगता कि किसी को भी मिलेगा। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो सियालकोट में जो वाक़या हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं कि चलें अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पे नहीं भी हुआ, लेकिन तो जो सियालकोट पुलिस है उसको क्या इस तरह किसी के घर में दाखिल होना चाहिए? ख़वातीन के सामने बच्चों पे तशद्दुद करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल दुरुस्त रवैया नहीं है। माएँ बहनें सबकी साझी हैं, माओं का एहतराम, माएँ ज़ाहिर है आपको डांट भी सकती हैं और वो भी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उनका एहतराम फ़र्ज़ है। तो लेकिन उसके साथ मैं ये भी बड़ी वजाहत से कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जो ख्वाजा आसिफ साहब मेरे पढ़े हैं और उनका उस्मान डार साहब के दरमियान जो मुकाबला है, उसमें जितनी भी लग़्व गुफ्तगू और धमकियाँ हमेशा डार साहब की तरफ से आई हैं। ख्वाजा साहब ने ऐसा कोई काम ऑन रिकॉर्ड नहीं है हमारे सामने कि उन्होंने कभी कोई धमकी दी हो। तो डार साहब और उनका ख़ानदान जो है वो बड़े अरसे से पब्लिकली सोशल मीडिया पर भी धमकियाँ देते हैं, प्लेटें तोड़ते हैं, तो वो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो लिहाजा जो सख्ती और बद तहजीबी तो हमेशा डार साहब की तरफ से आई है। ख्वाजा साहब ने हमेशा एक मतानत का रवैया इख्तियार किया है, और आज भी उन्होंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है वो दुरुस्त है। लेकिन अगर पंजाब पुलिस जो है वो इस किस्म के इकदाम कर रही है तो इसकी कभी भी हम हमायत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये सब पीटीआई के दौर में भुगता है। मैं यहाँ गुजरांवाला में हूँ, हमारे घरों में हमारे में नहीं सिर्फ हर जगह पे पुलिस ने दरवाजे तोड़े और उन्होंने लोगों के अंदर घुस के इसी तरह माओं को जब तंग किया, तो हम खुद उसका जख्म खाए हुए हैं, और जिन्होंने जख्म खाए हुए हैं वो कभी भी इसकी हिमायत नहीं करेंगे कि किसी और की माँ को कोई तकलीफ हो। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, आज क्योंकि आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब जो हैं उन्होंने लाहौर में एक बड़ा अहम खिताब किया है, और बड़ा तवील खिताब था, बड़ा तफसीली खिताब था, उसमें उन्होंने एक अहम बात किया, उस पर मैं आता हूँ एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में वकला की एक तकरीब से खिताब में क्या कहा, जरा सुनाएं। खान साहब वो कहता था कि सब चोर है, मैं चोर से नहीं बात करूंगा। अब आपका बार का सदर कह रहा है कि हम बात करें, वो तो कहता था कि मैं बात नहीं करूंगा। वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। अब महसूस हुआ होगा कि अगर खान को गरी चोर करार दिया जा सकता है तो शाहिद जिन पे खान साहब चोर का इल्जाम लगा रहे थे उसमें भी शायद कोई गलत इल्जाम लगा रहे थे। अच्छा शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या बिलावल साहब जो हैं उनके तकरीर में जो उन्होंने ये बात की है, तो उससे क्या हम ये समझें कि उनके ख्याल में जिस तरह के उनकी पार्टी के लीडरों पे, उनके वालिद साहब पे और खुर्शीद शाह साहब पे और बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे उन पे करप्शन के गलत इल्ज़ामात लगाए गए, तो अब इमरान खान पे भी जो घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये गलत है?
देखिए, उसमें एक चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से इन चीज़ों को फेस कर रही है ना, इस तरह के झूठे केसेस और इस तरह की ज़्यादतियाँ सब कुछ होता रहा। प्रेसिडेंट साहब भी जेल में बेगुनाह 14 साल से ज़ायद रहे, अदी फरियाल रहीं, खुर्शीद शाह साहब हैं और बहुत सारे हमारे रहनुमा। और ज़ाहिर है उस वक्त के ज़्यादातर केसेस नून लीग नहीं बनाए थे, और फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो नून लीग के ऊपर केसेस बनाए गए, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत सारी ज़्यादतियाँ हैं। अब जब इस गवर्नमेंट में फिर पीटीआई ने भुगता है, तो वो जो एक नज़म के दो मिसरे हैं कि जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो खुद पे गुज़रे तो लोग समझे, तो अब इन सबको समझ आ गई है। यही बात चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि उस वक्त जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, तो अब उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या हो रहा है। और फिर अभी जिस तरह मेरे बड़े मोहतरम अली ज़फ़र साहब जिस तरह कह रहे थे कि खान साहब अंदर हैं, दीगर हैं, तो ये तो वो 9 मई वाले हैं, तो वो तो ज़ाहिर है अपने केसेस को खुद भुगते हैं। बाकी जो लोग हैं वो उनको बिल्कुल हिस्सा भी लेना है और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और आप वापस आए हैं, हम तो बहुत आपको मिस कर रहे थे। हामिद मीर साहब, बड़ी चहम गोइयाँ हो रही थी कि पता नहीं आप प्रोग्राम शुरू करेंगे या नहीं, कि हम तो बड़े परेशान थे। बस ऐसी कोई बात नहीं, तुसी भी हौला हाथ रखा करो थोड़ा। अच्छा, अब हौला हाथ कैसे रखें, हौला रखे जब कोई हमें, हम तो बड़े परेशान हो गए थे, आपको मिस कर रहे थे मीर साहब। जब कोई हमें अब बुला के तो बंद कमरे में। बाकी ये जो वाकया हुआ है, एक चीज, ये जो मीर साहब वाकया हुआ है सियालकोट वाला, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं तमाम माएँ बहनें। अच्छा, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वक्त कम है, सच और झूठ सामने आना चाहिए। अली ज़फ़र साहब, सब लोग आपकी पार्टी के तो तकरीबन सब लोग यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जुडिशरी से बहुत तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज फिर जजों पे तनकीद किया है। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा है। ये हम पिछले 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अली ज़फ़र साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जुडिशरी पे काफ़ी खुल के आज तनकीद किया है, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, वो सही कह रहे हैं? देखिए, अगर आप माजी में देखें तो बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो कि आइन के हिसाब से बिल्कुल गलत हैं, जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं। जहाँ ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ या मुशर्रफ का मार्शल लॉ को एक्सेप्ट किया, भुट्टो साहब की हैंगिंग का जो जजमेंट है, तो बहुत सारे फ़ैसले हैं जिनकी तनकीद भी है, लेकिन बहुत सारे फ़ैसले हैं जो बड़े दलेर फ़ैसले हैं अपने दौर के। और अब रिसेंटली मैं तो कहूँगा जो पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं एक के बाद दूसरी, बहुत आइन के मुताबिक हैं और हर किस्म के प्रेशर के बावजूद वो जजमेंट्स आई हैं। बीच में हाँ ज़रूर होता रहा है कि कुछ फ़ैसले हैं जिन पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी जुडिशरी बड़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी रही है। अभी भी देखें जो इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है, इसका क्रेडिट सारा सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है, वरना तो ये इलेक्शन नज़र नहीं आता था कि इलेक्शन होगा। अच्छा खुर्रम साहब, लिहाज से टाइम कम है मेरे पास, तनकीद बेशक हम कर सकते हैं शायद थोड़ी बहुत, लेकिन खुर्रम साहब एक ब्रीफ आप इस पर बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब को आज क्या ज़रूरत थी जुडिशरी पे तनकीद करने की? जी, ज़रूरत इसलिए है कि हमें 76 साल के बाद मुल्क को एक वाज़े तौर पर आईनी हाकिमियत के तहत लेकर जाना। बिल्कुल। और पाकिस्तान में जब आइन तोड़ा गया है तो ये भी अब क्लियर है कि जुडिशरी का इसमें बड़ा अहम रोल रहा है पाकिस्तान की हाकिमियत में या हाकिमियत को तोड़ने में। तो लिहाजा ये जो रोल है इसमें भी शफाफियत की ज़रूरत है। और जब हम कहते हैं कि जी हम जहाँ जहाँ भी गैर आईनी इक़दाम हुए हैं उनको सामने लेकर आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, तो उस कड़वे सच में फिर 200 केस से लेकर आज तक के फैसले भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नासिर शाह साहब और अली ज़फ़र साहब। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है वो अगर हम तारीख़ी तनाजुर में देखें तो बात तो दुरुस्त है, बाइलाज तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें वो ये भी याद रखें कि जब
92 में उनकी हुकूमत जो है उसको मुश्किलात का शिकार किया गया और 1993 में उनकी असम्बली तोड़ी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे सैयद जनाब नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने उनकी असम्बली को बहाल किया था। लेकिन जब वैसे ही असम्बली तोड़ी जाती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में, तो उसको बहाल नहीं किया जाता था। तो ये भी एक तारीख का सच है। तो बात दुरुस्त किया नवाज शरीफ साहब ने जुडिशरी के बारे में, लेकिन जुडिशरी ने उनको रिलीफ भी बहुत दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।